हेलो बच्चों, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ स्टडी विथ टीचर एजुकेशन चैनल पे। मैं हूँ श्रीमती वीएस समाजे, सरकारी प्रौढ़शाला मेकड़ी, तालुका रायबाग। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर कीजिए। इस वीडियो को मैं 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बना रही हूँ। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला। पहले हिंदी वर्णमाला को देखने से पहले ध्वनि का अर्थ देखेंगे। ध्वनि एक ऐसा इकाई है, वर्ण या भाषा की लघु इकाई। ಧ್ವನಿ ವರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವಾಗಿದೆ। विद्यार्थिगणे, मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं होता। वर्णमाला वर्ण या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವರ್ಣ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಣಮಾला ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಹಿಂದಿ वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। तो हमारे हिंदी में ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 52। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವು ಮೂಲತಃ हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः 2 मुख्य भेदों में बांटा गया है। तो पहला प्रकार है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಣವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಂತಹ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ये बिना किसी की सहायता से कंठ से स्वतः फूटकर आते हैं। ये बिना किसी सहायता के कंठ से स्वतः फूटकर आते हैं, अपने आप ही मुंह से बाहर निकलते हैं स्वर, यानी स्वतंत्रता के रूप से उच्चारण होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो हमारे हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। यहाँ पर मैं अम और आहा को भी जुड़ा गया है। तो कुल मिलाकर 11 हो गए और अम आहा को हम बाद में देखेंगे। तो कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ई, उ, रु, ए, आई, ओ, औ, हम, आहा। नी जो औ तक 11 स्वर हो चुके हैं। तो इसमें प्रकार भी हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के मात्रा के आधार पर ವರ್ಗೀಕರಣ किया गया है। ಈ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವರ್ಗವನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ, ಎರಡನೇದಾಗಿ दीर्घ स्वर। तो पहला वर्ग कौन सा है? ह्रस्व स्वर। दूसरा वर्ग है दीर्घ स्वर। जैसे कि आपको शब्दों से ही मालूम हो जाता है, ह्रस्व, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। जैसे ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय, ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। हृस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। तो हम हृस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर। जैसे कि हृस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, रु। तो इसी तरह और एक प्रकार है दीर्घ स्वर। दूसरा प्रकार कौन सा है बच्चों? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಮಾತ್ರಾ ಕಾಲದಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಒಂದು
ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, दीर्घ स्वर ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। कितने हैं बच्चों, 7 है। तो कौन कौन से हैं, दीर्घ, जैसे हम उच्चारण किए थे ह्रस्व स्वर में अ, और दीर्घ स्वर में उच्चारण करते हैं आ। जैसे उच्चारण करने की समय में समय का मात्रा काल जो है वह अ, ये क्या है, ह्रस्व स्वर हो गया। और आ कितना समय लगता है, 2 मात्रा काल का समय लगता है। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। इस तरह 7 दीर्घ स्वर को हम देख सकते हैं इसमें। तो वहाँ पर स्वर में और 2 वर्ण जुड़ गए थे, अम आहा, उसे कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, परंतु फिर भी ये साथ साथ रहते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವು ಅಯೋಗವಾಹಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳು ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ। ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಯೋಗವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅಂ अनुस्वार, अहा विसर्ग। अम अनुस्वार और अहा विसर्ग। इस तरह हम बांटते हैं। तो दूसरा प्रकार है व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी जिस तरह हम स्वर में क्या चर्चा किए थे, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। तो व्यंजन में स्वरों की सहायता से, स्वरों के बिना व्यंजन नहीं बनते, तो इस तरह स्वरों की सहायता से जो उच्चारित होने वाले वर्ण है वह व्यंजन कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर व्यंजन की संख्या है 33। ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವ ವರ್ಣಗಳು ಸ್ವರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟು, 33। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इस तरह कुल मिलाकर कितने हो गए बच्चों, 33 हो गए। यहाँ पर और व्यंजन में 2 प्रकार कर सकते हैं हम, कि पहला प्रकार है वर्गीय व्यंजन। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर क से म तक के जो व्यंजनाक्षर है, क से म तक, क छट तप, ख छट तप, ग झड़ दब, घ झड़ दब, ङ, ञ, न, न, म। ये कुल मिलाकर कितने हो गए, 25 हो गए। और दूसरा वर्ग है अवर्गीय व्यंजन। जैसे 8 है यहाँ पर, तो य, र, ल, व, श, श, स, ह। यह 8 कौन सा व्यंजन है, अवर्गीय व्यंजन है। तो इसमें वर्गीय व्यंजन में 3 प्रकार कर सकते हैं। तो पहला प्रकार है अल्प प्राण व्यंजन। क वर्ग से, यानी जो क वर्ग से पहला वर्ग और तीसरा वर्ग के व्यंजनाक्षर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं
कि क वर्ग से क्या है, क ग है, च वर्ग से है च ज है, ट वर्ग से ट ड है, त वर्ग से त द है, प वर्ग से प ब है। तो इस तरह 10 व्यंजनाक्षर को हम अल्पप्राण कम समय में बोलने वाले, अल्प यानी कन्नड़ में हम बोलते हैं ಸ್ವಲ್ಪ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। तो उसी तरह य र ल व भी जो व्यंजनाक्षर हैं वह अल्पप्राण व्यंजन माने जाते हैं। तो इस तरह, और दूसरा है महाप्राण, महा यानी बड़ा, इनका उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, बड़ा यानी अधिक मात्रा में निकलती है। ಈ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಅದರಲ್ಲಿ पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे चार्ट है, देख लीजिए। यहाँ पर जो पहला जो वर्ग है और तीसरा जो वर्ग है यह तो अल्पप्राण अक्षर है। यहाँ पर देख लीजिए, ये अल्पप्राण है और ये भी अल्पप्राण, कुल मिलाकर 10 हो गए। और महाप्राण व्यंजनाक्षर कौन कौन से हैं? ख, छ, ट, त, फ, घ, ज, ढ, ध, ब। इस तरह आप जो दूसरा और चौथा वर्ग के व्यंजनाक्षर, वर्गीय व्यंजन के व्यंजनाक्षर है उसे महाप्राण कहते हैं। तो इस तरह हमारे 10 है महाप्राण व्यंजनाक्षर माने जाते हैं। तो महाप्राण कौन कौन से हैं इधर देखिए। क वर्ग के हैं, क वर्ग से हैं ख घ हैं, च वर्ग से हैं च झ हैं, ट वर्ग से हैं ट ढ हैं, त वर्ग से हैं थ ध हैं, प वर्ग से हैं प भ है। तो इसके अलावा श श स ह ये तो ऊष्म व्यंजन भी हैं, तो महाप्राण माने जाते हैं। तो बच्चों और एक व्यंजनाक्षर है तो संयुक्ताक्षर। हमारे वर्णमाला में और कुछ अक्षर आते हैं तो संयुक्ताक्षर यानी दो व्यंजनों के मेल से जिन संयुक्त व्यंजनों का विकास हुआ है वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर की कुल संख्या 4 है। दो ವ್ಯಂಜನों के ಮೇಲ್ से ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಂಜನವನ್ನು ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ಷ त्र ज्ञ श। जैसे कि क्ष में आप देख सकते हैं क्ष है, तो क्ष में आप देख सकते हैं क अधिक श। इस तरह जो दो क और श व्यंजनाक्षर मिलने से, उनकी संयोग से जो क्ष नामक संयुक्ताक्षर उत्पन्न होता है। तो उसी तरह हमारे हिंदी में वर्णमाला के चार्ट यहाँ पर है, आपको आसानी से मालूम हो जाता है। देख लीजिए बच्चों, स्वर कितने हैं? अ से औ तक हैं, और वो कौन कौन से हैं? अ आ ई उ ऋ, ए ऐ ओ औ, और अम अग अहा अयोगवाह 2 है, कुल मिलाकर 11 हो गए। और पंचवर्ग यानी वर्गीय व्यंजन क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट
ढ ढ ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 25 हो गए। तो इस तरह अंतस्थ भी अवर्गीय व्यंजन बोलते हैं हम। य र ल व 4 हैं, और ऊष्मस्थ है, ये भी अवर्गीय व्यंजन है। श श स ह ये 4 है। और अभी तक आपने संयुक्ताक्षर को भी जान चुके हैं। क्ष त्र ज्ञ श 4 है, और आगत 2 व्यंजनाक्षर है ड ढ और 2 है। कुल मिलाकर कितने वर्ग हो गए, कितने वर्ण हो गए बच्चों? 52। यानी हम अभी तक वर्णमालाओं के बारे में जानकारी, थोड़ी सी जानकारी हासिल कर चुके। इतना बस। तो अगले हम वीडियो में हम संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।